अभी तक हम पढ़ चुके हैं मॉडल्स ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और कुछ ब्रीफ हिस्ट्री कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब इस बेस पे था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अभी तक हम इस बेस पे चल रहे थे, इनका पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल क्या मतलब, कुछ मैटर जिसकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है, ठीक है, और उसकी एक डेफिनेट स्पीड होती है। ठीक है, हम इस बेस पे चल रहे थे अभी तक मॉडल ऑफ एटम पे। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे इसमें, आपको मैं पहले ही बता दूं कि वो किस बेस पे होगा। वो इस बेस पे होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिकल नहीं होते, ये वेव्स होते हैं। ठीक है, ये वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। आपने वेव्स देखी होंगी। अगर आप पानी में पत्थर मारें तो रिपल्स फॉर्म होते हैं। रिपल क्या होते हैं? रिपल एक फॉर्म होती है वेव की। तो वेव कैसे बिहेव करती है? वेव स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वेव जिगजैग वे में चलती है, आप इसे ऐसे समझें। और एक टाइम पे एक जगह नहीं होती। ठीक है, वेव बहुत सारी जगह बनती हैं एक टाइम पे। आप देख सकते हैं, अगर पानी में पत्थर मारें तो बहुत सारी वेव्स बनती हैं। तो अब के बाद हम क्या समझेंगे? अब के बाद हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट पाथ में नहीं ट्रेवल करता है, वो जिगजैग वेव की तरह ट्रेवल करता है। ठीक है, और एक टाइम पे वो एक जगह पे नहीं होता, एक जगह पे वो बहुत सारी जगह पे हो सकता है। उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट आएगा इसके आगे, हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको प्रिलिमिनरी आइडिया देना बहुत जरूरी था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव्स की तरह बिहेव करता है। ओके, हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव्स की तरह बिहेव करता है, उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, हम वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो आप इस टॉपिक को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। आपको अगर पहले से पता हो, आपको किसी ने बताया हो, तो अगर तब भी आपको कोई इशू हो रहा हो उस टॉपिक में, इसका मतलब है आपको टॉपिक की बेस नहीं पता। ओके, तो टॉपिक की बेस ये रहेगी कि अब से हम ये मानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। और आपको पता है कि जो वेव है उसे एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट हो सकती है वो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अब से इलेक्ट्रॉन हम कहें कि यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। तो अब से कुछ भी डेफिनेट नहीं होगा। अब से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन को किसी जगह पे ढूंढना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक प्रिलिमिनरी बेस दे दिया। हमारे टॉपिक का आज नाम है शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। हम क्या करेंगे? कंसेप्ट की बात करेंगे, शेल्स क्या होते हैं, सबशेल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। आप ये ध्यान में रखें कि जो ऑर्बिटल है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। शेल्स और सबशेल्स क्या होते हैं हम उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम शेल्स और सबशेल्स की बात ना करें तो ऑर्बिटल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होता है उनका, हम उसकी बात करेंगे। आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि जो शेल, सब शेल होते हैं या फिर ऑर्बिटल होते हैं, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। ठीक है, ये एटम के अंदर कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट क्या है? ये एक स्पेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हाई होती है। ठीक है, इससे समझिए, मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो वेव की तरह अगर वो बिहेव करता है, इसका मतलब एक जगह पे तो वो होगा नहीं, वो बहुत सारी जगहों पे हो सकता है एक टाइम पे। तो एक टाइम पे एक जो क्लाउड बनता है उसकी प्रेजेंस का, क्लाउड ही होगा ना, क्योंकि एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है उसकी, वो कहीं रुकता नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं एक क्लाउड, जैसे क्लाउड होते हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, एक जगह पे आके उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद हम कहते हैं कि क्लाउड जो है वो इतना है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर। तो हमने उनको जनरलाइज कर दिया शेल, सबशेल और ऑर्बिटल की टर्म्स में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, आपको इनका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स हैं, हमारा एक टॉपिक आएगा जिसे क्वांटम नंबर्स कहते हैं।
क्वांटम नंबर क्या होगा? क्वांटम नंबर एक ऐसे थ्योरी होगी, क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम हम उसे कह सकते हैं, जो बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर की तरह नहीं बिहेव करता, वो वेव्स की तरह बिहेव करता है, जैसे हमने बात की। तो उसके लिए, उस थ्योरी को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत शेल, सबशेल और ऑर्बिटल का पता होना चाहिए, इसीलिए आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं। इसे और अच्छी तरह से हम क्वांटम नंबर में और अच्छी तरह समझेंगे, हम इसे पक्का कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आज तक प्रॉब्लम ना आए, या जहाँ पे इसके बाद भी अगर आप कहीं पे क्वांटम थ्योरी की बात आए तो आपको पता हो, ठीक है। क्योंकि क्वांटम थ्योरी बच्चों को समझने में बहुत मुश्किल होती है, क्वांटम थ्योरी उनकी समझ में ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें बेस ही नहीं पता होता। क्वांटम थ्योरी जो है वो सबसे पहला उसका बेस ही यहीं से शुरू होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर नहीं है, उसका वेव नेचर है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव समझ के चलेंगे तो आपको क्वांटम थ्योरी में कोई इशू नहीं आने वाला। ओके, सो सबसे पहले शेल। शेल क्या होता है? शेल एक ऐसी 3D स्पेस है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस है ये, जो न्यूक्लियस के आसपास होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अभी होती है, मैं सबसे ज्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ होगी? जैसे जैसे हम उसके अंदर जाते रहेंगे, किसके? शेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो शेल के अंदर थोड़ी ज्यादा और प्रोबेबिलिटी होगी, और शेल के अंदर जाएंगे तो सब शेल आएंगे, सब शेल के अंदर थोड़ी और ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, और ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। आप प्रिलिमिनरी आइडिया में ये समझ जाइए। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आया हो कि शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी स्पेस है एक्चुअली, लेकिन आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझने के लिए याद रखें, ये एक इमेजिनरी स्पेस है। इसे, ये सिर्फ कंसेप्ट दिया गया है कि ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई फिजिकल चीज नहीं होती। तो शेल्स वो 3D स्पेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। अब शेल जो हैं वो अलग अलग एनर्जी के होते हैं, ठीक है। शेल, जो फर्स्ट शेल होगा न्यूक्लियस के पास, उसे कहा जाएगा N1। जो उसके बाद आएगा उसे कहा जाएगा N2। जो उसके बाद आएगा उसे कहा जाएगा N3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, ओके। सबसे पहला जो N1 होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अगर उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसका मतलब जो सबसे लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें फाइंड आउट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो थोड़ा दूर घूमेंगे न्यूक्लियस से। हमने ऐसे बात की क्योंकि शेल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती है, यानी ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन दूर होंगे न्यूक्लियस से, आप ऐसे समझिए। तो अगर वो दूर होंगे तो उनका जो शेल होगा वो अलग होगा। मान लीजिए वो N3 में है या N4 में है, N5 में है, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो जो ये शेल्स होते हैं इनकी एनर्जी जो है वो एक एक करके बढ़ती है। जो सबसे नीचे होगा उसकी एनर्जी सबसे कम, जो उसके ऊपर होगा उसकी ज्यादा, यानी N1 की कम, N2 की ज्यादा, N3 की उससे ज्यादा, N4 की उससे ज्यादा, अप टू इन्फिनिटी। एक और बात, शेल्स को, जैसे N1 है उसे K शेल कहा जाता है, ठीक है। N2 को L, N3 को M, N4 को N, N5 को O, N6 को P, ठीक है। इस तरह से इनको कहा जाता है। हमारे हमारे लिए 6 तक याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो आप शेल्स को ऐसे याद रखें, N1 को K, L, M, N, O, P, ठीक है। N1, N2, N3, N4, N5, N6, इस तरह से। और ये कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, ठीक है, मतलब ये कैपिटल लेटर्स में, और K, L, M, N, O, P एंड सो ऑन इनको बोला जाता है। तो हमने क्या बात की, जो शेल्स होते हैं वो एक ब्रॉड एरिया होता है, ठीक है। और ये इमेजिनरी एरिया होता है, ये याद रखें, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है। तो ब्रॉड एरिया हो गया शेल। अब शेल के अंदर एक और कंसेप्ट बनाया गया, ताकि, क्योंकि देखो अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे किसी चीज को तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इमेजिनेशन के लिए बनाया गया कि एक ब्रॉड स्पेस को बोला जाएगा शेल। शेल के अंदर एक और कंसंट्रेटेड जगह होगी जिसे कहा जाएगा सब शेल, ठीक है। तो शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स, ऐसे मानिए। अब जो सब शेल्स होते हैं ये किस तरह से डिनोट किए जाते हैं? ये डिनोट किए जाते हैं S, P, D,
F, G एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये सब शेल होते क्या है? सब शेल होते हैं शेल के अंदर भी एक ऐसी जगह जहां पे और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे N1 या N2 या N3, तो जो शेल नंबर होगा, ध्यान से सुनिए, जो शेल नंबर होगा यानी N1, तो उसके अंदर सब शेल भी उतना ही होंगे। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल N1 यानी शेल नंबर 1, उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 1। ठीक है, उसका नाम होगा S। ठीक, जैसे ही हम N2 पे जाएंगे, N2 शेल नंबर क्या है? 2, सब शेल्स कितने होंगे? 2। ठीक है, उनका नाम क्या होगा? SP। शेल नंबर 3, सब शेल कितने होंगे? 3, SPD। शेल नंबर 4, 4 सब शेल, SPDF। बढ़ते जाइए, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब शेल भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जो शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं उस शेल के अंदर। सिंपल शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए। और जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब शेल बढ़ते जाएंगे और एक एक सब शेल ऐड होता रहेगा। जो एस सब शेल है वो हर शेल में होगा, यानी 1 से शुरू हो जाता है तो 1 में एक शेल होता है, तो वो कौन सा शेल, वो कौन सा सब शेल होगा? वो सिर्फ एस सब शेल होगा। ठीक है, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, तो एस तो होगा ही, साथ में एक ऐड हो जाएगा पी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समझिए, जैसे एस पी डी एफ जी ऐसे होते हैं, तो एक एक आप बढ़ाते जाइए हर शेल पे, तो उतने सब शेल उसमें होंगे। ठीक है, तो 2 चीजें हमें पता लग गई, शेल और सब शेल। शेल जो है वो एक ब्रॉड एरिया है, शेल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट, ध्यान रखिएगा। ऑर्बिट अलग चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है? वो एक ब्रॉड एरिया है। जैसे सन जो है उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट्स, है ना, वैसे ही, वैसे तो नहीं होता लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या होगा? एक बहुत बड़ा एरिया होगा, जो शेल होगा उसे ऑर्बिट कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल अलग कंसेप्ट है, वो आगे आएगा इसी टॉपिक में, हम उसकी बाद में बात करेंगे। तो ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल अलग, ऑर्बिट अलग। ओके, सो बाहर होता है शेल, हर शेल की अलग एनर्जी लेवल होती है, हर एनर्जी लेवल पे जो है अलग अलग सब शेल ऐड हो जाते हैं उसमें। ठीक है, और जो शेल नंबर होगा उस शेल के अंदर उतने ज्यादा सब शेल। ठीक है, तो अगर हम देखें शेल नंबर 1, N1 के अंदर सिर्फ 1s, N2 के अंदर 2s और 2p, N3 के अंदर 3s 3p और 3d। देखो बढ़ते जा रहे हैं ना। N4 के अंदर 4s 4p 4d 4f। सब शेल के पीछे क्या लग जाएगा? शेल नंबर लग जाएगा, तो वो उसका क्या बन जाएगा? सब शेल बन जाएगा एक। जैसे अगर हम सेकंड शेल पे हैं, उसमें 2, तो वो क्या होंगे? वो 2s और 2p होंगे। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलें, कुछ खास ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी क्वांटम थ्योरी से इंट्रोडक्शन है। हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, उसमें हम और डिटेल में लेंगे, आप इसमें कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से आराम से, जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये समझेंगे तो लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उन्हें समझेंगे, मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आप ध्यान दें, बोरिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन केमिस्ट्री जो है, जिसका इसमें मन लग जाए उसके लिए कुछ भी बोरिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। टेम्पो स्लो हो सकता है हमारे लेक्चर का, अगर किसी को लगता हो कि बहुत स्लो जा रहा है, तो ये वीडियो लेक्चर है, आप इसको
फास्ट करके भी देख सकते हैं, ओके। लेकिन अगर सबसे स्लो स्टूडेंट को समझाना हो हमें, जिसे मुश्किल होती है केमिस्ट्री में, तो उसके टेम्पो पे हम चलेंगे, और जिसे लगता है कि उसे समझ आ रहा है तो वो फास्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, शेल्स और सब शेल्स की हमने बात कर ली। हमने देख लिया जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे सब शेल भी बढ़ते रहेंगे, जो शेल नंबर होगा उतने सब शेल होंगे उस शेल के अंदर, ओके। अब आता है ऑर्बिटल का कंसेप्ट। जो ऑर्बिटल्स हैं इन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है, ये एक 3D स्पेस है, ठीक है। अगर आप बुक की डेफिनेशन भी लेके चलें, मैं उसी हिसाब से बता देता हूँ। ये एक 3D स्पेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ठीक है। अगर हम एक क्रूड भाषा में समझे 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 इस चीज को, जैसे मतलब आपको एक नॉर्मल टीचर बताएगा कि शेल क्या होता है। शेल मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं वो क्या हैं, वो शेल्स हैं। उन फ्लोर्स पे कितने फ्लैट हैं वो सब शेल है, और एक एक फ्लैट के अंदर कितने कमरे हैं वो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें किसी इंसान को फाइंड करना हो, जबकि ये सही चीज नहीं हो सकती, पूरी तरह से सही नहीं है, समझने के लिए सही है, पूरी तरह से ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इंसान एक फिजिकल चीज है जो एक टाइम पे एक ही जगह पे होता है। इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक जगह पे नहीं होता है, हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं ये बात, ठीक है। तो समझने के लिए ठीक है, आप इस हिसाब से समझें कि अगर एक फ्लोर पे एक कमरा है, जैसे फ्लोर नंबर 1 N1, उस पे एक ही फ्लैट होता है, वो कौन सा होता है, 1s, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और वो कौन सा होगा, वो होगा s ऑर्बिटल, ठीक है। तो s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर ऑर्बिटल जो है वो एक ओरिएंटेशन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, हम ऑर्बिटल तक पहुंच गए हैं। हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे थे, मैं आपको फिर से इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। जो ऑर्बिटल है ये एक 3D स्पेस है। 3D बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये पेज पे बना हुआ एक सर्कल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल में एक स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे हम शेप की बात करेंगे, ठीक है। शेल और सब शेल में हमने शेप की बात नहीं की, क्योंकि हमने कहा वो है, वो कंसेप्ट है सिर्फ, ठीक है। ऑर्बिटल जो है इसकी हम शेप की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ डेफिनेट मूवमेंट में घूमते हैं, ठीक है। डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट भी हो, लेकिन मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट उनकी जहां जहां जिस जिस एरिया में होती है उस ऑर्बिटल में वही ऑर्बिटल की शेप बन जाती है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस शेप का होगा वही ऑर्बिटल की शेप होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक। अब ये शेप क्या क्या होती है, हमें सिर्फ एस, पी और डी जो है ऑर्बिटल, इनकी शेप की बात करनी है। जो एस ऑर्बिटल होता है इसकी शेप होती है स्फेरिकल, ठीक। जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डम्बल, ठीक है। अब डम्बल क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे या जिम के इक्विपमेंट तो देखे ही होंगे। तो जो वेट्स होते हैं जो हाथ में उठा के जिनसे वेट ट्रेनिंग की जाती है, वो एक शेप होती है डम्बल, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। तो जो डम्बल शेप होती है ये होती है एस ऑर्बिटल की, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इमेजिन करिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे घूमते हैं, वो जैसे इन्फिनिटी का साइन बनता है ना क्रॉस में, उस तरह से घूमते हैं। जो और जो ये बीच में जो ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को कहा जाता है नोड, ठीक है। और ये नोड क्या है, नोड की डेफिनेशन सुनिए। नोड जो होता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मिनिमम
प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा स्पेस है डम्बेल का जिसमें बीच में जो क्लाउड बना हुआ है, तो सबसे कम पॉइंट कहाँ होगा? जो जहाँ पे सबसे छोटा पॉइंट होगा, सबसे कम प्रोबेबिलिटी वहीं पे होगी फाइंड करने की। तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में नोड्स होते हैं। ठीक, ओके। उसके बारे में इतनी डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, और ऑर्बिटल क्या होते हैं। ये एक शेल और सब शेल है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल ही क्रूड लैंग्वेज में समझने की बात करें, बेसिक सिर्फ समझने के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो एंटिटी है वो शेल है। शेल के अंदर होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। कुछ इस तरह से शेल होते हैं n1 n2 n3 n4 एंड सो ऑन। शेल के अंदर होते हैं सब शेल, जिस नंबर का शेल उतने सब शेल। और सब शेल के नाम क्या क्या हो सकते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी। याद रहे ये स्मॉल लेटर में आएंगे, एस, पी, डी, एफ, जी स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो सब शेल ये हो सकते हैं। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल हो सकते हैं। ऑर्बिटल के क्या क्या नाम हो सकते हैं? ऑर्बिटल के नाम हो सकते हैं, एस ऑर्बिटल होगा तो वो एस ही होगा। ठीक, पी ऑर्बिटल होगा तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या होता है? ये ओरिएंटेशन है, वो किस तरफ घूमे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने डंबल शेप की बात की, अब डंबल शेप किस तरफ बनता है हमने उसकी बात की। अगर एक्स एक्सिस पे वो डंबल होगा तो पी एक्स, अगर वाई में होगा तो पी वाई, और अगर वो जेड एक्सिस पे होगा तो पी जेड। ओके, तो ये तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं पी सब शेल के। एक इमेजिन करने की कोशिश करिए आप ये, तो इसका मतलब पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। और हमने इससे पहले बात की थी, अगर आपने लिखा हो, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं बहुत आराम आराम से बात करता हूं, तो आप लिख लीजिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से ज़्यादा अच्छे नोट्स कोई नहीं होंगे। और अगर आप बिलीव करते हैं कि आपको मार्क्स में, अगर आप बिलीव करते हैं आपको मार्क्स चाहिए, तो वहाँ पे जो आप लिखोगे, जब तक आपके दिमाग में अपनी नॉलेज नहीं होगी, आप नोट्स को रिप्रोड्यूस वहाँ पे नहीं कर पाओगे, आप नहीं लिख पाओगे नोट्स के, क्योंकि कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे, वो रट्टा मारा हुआ होगा आपने। इसीलिए मैं इतना टाइम लगा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, साथ साथ में लिखिए। ठीक है, तो जो पी ऑर्बिटल होगा, या पी जो सबशेल होगा, उसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स होंगे, और वो तीनों जो है एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे होंगे। जी या जेड, जो भी आप बोलना चाहें, एक्स, वाई और जी एक्सिस पे होंगे। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमने पीछे बात की, दो। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? पी एक्स में दो, पी वाई में दो, और पी जेड में दो। तो हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आए, और पी शेल में एज अ होल, या पी सब शेल में एज ए होल कितने इलेक्ट्रॉन आए? दो, दो चार और दो छह। ओके, तो इस तरह से हर सब शेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। हमने क्या कहा? हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, अगर हम उनको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें वो नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर बात करते हैं। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, हमने पीछे बात की। ठीक है, एक ऑर्बिटल होता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं, आप ये लिख लें। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो 1 इंटू टू, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये होल्ड कर सकता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब एक ही ऑर्बिटल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी ऑर्बिटल या पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 इंटू टू 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 टू 10, 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 टू 14,
14 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है ये। जी सब शेल में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड कर सकता है। एच सब शेल में 11 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये 11 टूज आर 22 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। ओके, तो हमें पता लग गया। अब इसके आगे भी होते हैं, एस पी डी एफ जी एच, इन सब शेल से आगे भी सब शेल होते हैं, लेकिन हमारे कोर्सेज में 11-12 कोर्सेज में हम एच तक ही बात करेंगे। हमारे लिए एच ही इंपॉर्टेंट है, या एच तक ही इंपॉर्टेंट है, इससे आगे भी होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो एच में 11 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 11 ऑर्बिटल्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22 इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है जो हमें मिला, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, ये इलेक्ट्रॉन नंबर अगर आप याद कर लें, ठीक है, इसको मैं याद करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि और क्या कर सकते हैं, अगर आप इन नंबर्स को याद कर लें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगी। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तब हम पता करेंगे कि ये नंबर कैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एडजस्ट किए जा सकते हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होंगे और किस जो है ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, या किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। तो अगर आपको वो पता होगा, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान हो जाएगी। खैर, उसकी बात बाद में करेंगे। तो हमें सब शेल्स के बारे में, आई होप सब शेल और ऑर्बिटल्स और शेल्स के बारे में बहुत आराम से याद हो गया हो। अब जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना, हम इसकी बात में बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको 2 की शेप बताई, एस और पी की। डी की भी मैं बता देता हूँ, वो भी डंबल होती है, लेकिन डबल डंबल होती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, उसमें क्या था, उसमें एक ही डंबल था, एक किसी भी ओरिएंटेशन में जब वो डंबल हम रख देते थे तो वो एक अलग पी ऑर्बिटल बन जाता था। जैसे अगर एक्स पे रख देते तो पी एक्स, वाई पे रख दे तो पी वाई, और जेड पे रख देते तो पी जेड। लेकिन इसमें डबल डंबल शेप है, और ये जो डंबल की शेप है ये किस किस तरह की होती है डी में, हम उसकी बात करेंगे। तो एस मैंने आपको बता दिया, एस स्फेयर होता है, पी जो है वो डंबल होता है, और डी जो होता है वो डबल डंबल होता है। मतलब डी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस शेप में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सिंपली अगर आपको समझना हो तो वो इस शेप में मूव करते हैं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी सबसे ज्यादा कि एक इलेक्ट्रॉन जो उनके अंदर है उसे ढूंढने की प्रोबेबिलिटी किस एरिया में सबसे ज्यादा होगी, तो उस डबल डंबल शेप में होगी, है ना। अब वो डबल डंबल शेप जो है वो अलग अलग ओरिएंटेशन पे हो सकती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो और हमें बात भी डी तक ही करनी है, उससे आगे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके आगे की जो शेप्स होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं, ठीक है। वो 8 फोल्ड आ सकती हैं, 16 फोल्ड आ सकती हैं, 18 फोल्ड आ सकती हैं, और बढ़ती रहती हैं वैसे। तो हमें, हमारे लिए बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है अभी, और हमारे इनफैक्ट सिलेबस में भी वो नहीं है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। सो आई होप आपको ये शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, इनका कंसेप्ट जो है वो बहुत आसानी से समझ आ गया हो। मैं फिर कहूँगा, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें पिन पॉइंट लोकेशन तो नहीं, एक प्रोबेबिलिटी देती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। आपको बहुत लोग ऐसे भी समझाएंगे कि ये आपको एड्रेस बताता है, लेकिन एड्रेस जो है वो एक पर्टिकुलर जगह होती है, ये एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग कैसे फाइंड आउट की जाती है मैथमेटिकली, और हमारी इंट्रोडक्शन होगी प्रिलिमिनरी क्वांटम केमिस्ट्री से या क्वांटम फिजिक्स से, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो फिजिक्स में भी आते हैं। क्वांटम फिजिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स पे काम करते हैं और उनका वेव नेचर की तरह उन्हें स्टडी करते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स होती है। वैसे ही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो क्वांटम केमिस्ट्री, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो वो एक इंट्रोडक्शन होगी आपकी, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए, किसने दिए, किस इक्वेशन से क्वांटम नंबर निकले हैं।
स्क्रॉडिंजर इक्वेशन एक है, हम उसकी बात करेंगे। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से कैसे हमें पोजीशन फाइंड हो सकती है किसी इलेक्ट्रॉन की, एक प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती है उसकी पोजीशन की, हम उसकी बात करेंगे एक्चुअली। सो ये था सर शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, कंसेप्ट था उनका। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जब पढ़ना ना हो तब चिल भी करिए, लेकिन ध्यान रखिए। ओके, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।